हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हो बेटा? ठीक सर। आपको मेरी आवाज़ बेटा आ रही है? सर थोड़ी सी कम आ रही है लेकिन आ रही है। यार असल मेरे पास आज माइक डबल आवाज़ आ रहा था, इस वजह से मैंने बगैर कंप्यूटर में थोड़ी सी आवाज़ आपको पता है कम आती है। कोशिश करूंगा मैं थोड़ा तेज़ बोलूं, लेकिन आपको आवाज़ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? सर कंप्यूटर आप कॉलेज में? नहीं, मैं घर में हूँ ना, आज घर में आपको पता है घर से क्लासेस ले रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्टैटिक, वन इज डायनेमिक। स्टैटिक की एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई है बेटा? स्टैटिक के एग्जांपल मैंने आपको बॉडी की बता दी है कि फर्स्ट कर आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, बी, इस पर फोर्स यहाँ से लग रही है, एक बॉडी यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एफ, ठीक है, एफ स्टैंड फॉर फोर्स। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट है और इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। और दूसरी डायनेमिक एग्जांपल क्या बताइए कि आपके पास एक बर्तन है, उसमें पानी ऊपर से आ रहा है, ठीक है बेटा, पानी गिर रहा है और यहाँ से आपने एक सुराख कर दिया, पानी नीचे भी जा रहा है और लेवल सेम है। पानी का लेवल क्या होगा अगर सेम है? तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये तो खैर हमारे सिलेबस में था, हमारे सिलेबस में हमने ये नहीं पढ़ना, हमने ओनली ये पढ़ना है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि और इसको बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्योंकि केमिकल का मतलब होता है कि रिएक्शन, केमिकल विल बी इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, ओनली केमिकल विल बी रिएक्शन, केमिकल्स विल बी इन्वॉल्व। जितने भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें केमिकल्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं? जो केमिकल हमारे पास होंगे कौन कौन से होंगे? हम हाइड्रोजन की एग्जांपल दे सकते हैं, हम ऑक्सीजन की एग्जांपल दे सकते हैं, हम नाइट्रोजन की दे सकते हैं, हम सल्फर की दे सकते हैं। हम ये सारे केमिकल्स को डिस्कस करेंगे तभी तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। हम फास्फोरस की भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को एलेबोरेट करते हैं, एलेबोरेट, ठीक है बेटा। अब हमने ये तो पता चल गया है कि रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं बेटा, रिएक्शंस केमिस्ट्री के अंदर होते हैं ना, वो हमारे पास भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं आपको ये पता होगा? कौन कौन से टाइप के होते हैं बेटा? एक रिवर्सिबल होता है, एक नॉन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। चलो इसको अब डिस्कस कर लेते हैं कौन से रिएक्शन हैं। रिएक्शन या तो आपके पास इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल। यानी रिएक्शन की अगर हम बात किए हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, ठीक है। ये आपको पता है, इसमें इतनी मुश्किल कोई ऐसी साइंस है ही नहीं जिसमें आपको समझ ना आए, ठीक है। तो रिवर्सिबल कौन से होते हैं और नॉन रिवर्सिबल क्या होता है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम रिवर्सिबल की बात करें, इरिवर्सिबल की बात करें ना, इस वाले की, इसमें क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन, a reaction in which, इसके अंदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्रोडक्ट्स डू नॉट रिएक्ट, रिएक्ट आपस में रिएक्ट नहीं, प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं करते, टू फॉर्म रिएक्टेंट, टू फॉर्म ओरिजिनल रिएक्टेंट। ये ओरिजिनल का लफ्ज लाजमी याद रखना, ओरिजिनल रिएक्टेंट ना बने, ठीक है। A reaction in which products do not react to form original reactant, ठीक है, तो that will be called irreversible reaction। ये भी आपने याद रखना है, irreversible reaction। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? अंडर सेम कंडीशन, कंडीशन चेंज ना हो, अंडर सेम कंडीशन, ये कंडीशन सेम हो, बस ये याद रखना। तो इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल इसका क्या होगा? इसका अपोजिट,
क्या रिएक्शन, रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर, उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट कैन रिएक्ट टू फॉर्म ओरिजिनल रिएक्टेंट अंडर सेम कंडीशन। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ये हमने दोनों की तारीफें पढ़ ली है। ये बहुत इजी सी डेफिनेशन है, आपने 9th 10th में कहीं पढ़ी होगी शायद, 9th का चैप्टर नंबर पता नहीं 9th है या केमिस्ट्री में है, सॉरी 10th में एक चैप्टर है जिसमें आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 9, उसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, आपको याद होगा, मेरे माइंड में है शायद थोड़ा बहुत, ठीक है। 10th में आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो वहां पर ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब चलो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं ना, ये तो चलो आसान आसान से, ठीक है। जैसे अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें ना, या चलो पहले इरिवर्सिबल की कर लेते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। एक चीज तो याद रखना, ठीक है। जैसे अगर रिएक्शन है ए प्लस बी, तो इसको सिंगल एरो हेड से हमने रिप्रेजेंट करना है और सी प्लस डी बनाएगा। एक चीज और भी आपके माइंड में होनी चाहिए बेटा, कि जो लेफ्ट साइड पर होते हैं, ये लेफ्ट साइड पर जो होगा ये हमेशा रिएक्टेंट होते हैं, और जो राइट साइड पे होते हैं ये हमेशा प्रोडक्ट होते हैं। इसकी एक और पहचान भी देख ले बेटा, कि एरो जहां से स्टार्ट होता है वो रिएक्टेंट होता है, और जहां पे एंड होता है वो प्रोडक्ट होते हैं। या जिसकी जो हेड है, इसको हेड कहते हैं, हेड जिस साइड पर होता है वो प्रोडक्ट होता है, और टेल जिस साइड पे होता है वो रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको समझ आनी चाहिए। जो रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, वो खैर आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 ये होना चाहिए कि ऐसा रिएक्शन कब खत्म होता है, जब लिमिटिंग रिएक्शन खत्म हो जाता है, ये आपको पता होगा। सच रिएक्शन स्टॉप्स when limiting reactant is consumed। ये तो आपको पता होगा कि लिमिटिंग रिएक्शन क्या होता है, अ सब्सटेंस व्हिच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन। जो चीज सबसे पहले खत्म हो जाए उसको लिमिटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो इरिवर्सिबल के अंदर पॉइंट नंबर 1 ये है कि रिएक्शन कब स्टॉप होगा, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। तो ये तो इसकी पहली बात थी। चलो इसकी दूसरी बात के बारे में हमें पता चल जाता है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं ना, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन, ये हमेशा कंप्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट होते ही नहीं है। ये अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। कैसे पता चलेगा, मैं जैसे अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ये दोनों है ना, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये वाले ए और बी। जब तक सी और डी से बनता नहीं है, ये आपस में लड़ते रहेंगे, और जब तक ये बनेगा नहीं, ये एक दूसरे के साथ इस तरह के रिएक्शन करते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन। ठीक है बेटा, ये इसका हो गया पॉइंट नंबर 2, इरिवर्सिबल की बात बता रहा हूँ। थर्ड पे आते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट की बात भी बता रहे थे, इसके बारे में थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें देयर इज नो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, देयर इज नो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, ये भी याद रखना। देयर इज नो साइन ऑफ, मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, देयर इज नो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। There is no sign of equilibrium state. What is a sign of equilibrium state बेटा? डबल एरो नहीं होगा, ये याद रखना है। एज अ साइन आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा, ठीक है। देयर इज नो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, ये भी हमने पता कर लिया। ये किसका माइक ओपन है बेटा, कोई बता सकता है मुझे? ऑन मोहम्मद का माइक तो ओपन नहीं है। ऑन मोहम्मद,
ऑन मोहम्मद बेटा अपना माइक ऑफ कर ले। चलो मैं कर लेता हूँ, सो गया लगता है, माइक पे लगा के सो जाता है। चले मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो देयर इज नो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, ये बात हमें पता चल गया। जी नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 वो क्या कहता है बेटा इरिवर्सिबल के बारे में। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि दीज रिएक्शन जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि दीज रिएक्शंस कैन बी कैरीड आउट, इन रिएक्शन को हम कर सकते हैं, कैन बी कैरीड आउट इन ओपन और क्लोज्ड कंटेनर, या वेसल कह दो, वेसल का मतलब बर्तन होता है, ठीक है। हम ओपन में भी कर सकते हैं, हम क्लोज में भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई रिएक्शन करना है तो उसका ढक्कन बंद कर दो ऐसे, इसके अंदर A+B रिएक्ट करवा दो, ठीक है। या आप ऐसे ओपन भी ले सकते हैं, A+B का रिएक्ट करवा लें, ठीक है, तो C+D बन जाएगा। दिस इज क्लोज कंटेनर और दिस इज ओपन, ठीक है। अब ओपन और क्लोज कंटेनर में इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन ओपन में भी हो सकता है, क्लोज में, जबकि रिवर्सिबल ओनली क्लोज में होगा, ओपन में नहीं हो सकता। चलो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन पहले तो इरिवर्सिबल की बात बता रहा हूं। और आखिरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैसे चलो एग्जांपल बता देता हूँ ना, ऐसे तो नहीं समझ आएगा ना। एग्जांपल आपकी बुक में जो है वही बता रहा हूँ। कहते हैं सोडियम है, जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, अब आपको पता है सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है। सिंगल एरो का मतलब क्या हुआ कि आपस में रिएक्ट करेंगे, तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट होती है। तो ये गैस है, ये आपके पास क्या है, एक्वस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए तो ये रिएक्शन हो गया, तो बैलेंस यहाँ सोडियम 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आप ये देख लें कि ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे अगर आप इस एरो को देख लें, ठीक है, इस एरो को अगर आप देख लेंगे तो ये देखो, ये सिंगल, ये वाला है, सिंगल हेड वाला है, ठीक है, जिसके लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट है बेटा, यहाँ पे रिएक्टेंट है और राइट साइड पे प्रोडक्ट है, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये पहले एग्जांपल। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी बुक में ही है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 कौन कौन से, बहुत वाटर की एग्जांपल आपको पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन व्हेनेवर दे रिएक्ट टुगेदर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, ईडी का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बिजली का करंट, हम 2000 करंट सप्लाई करेंगे ना, तो उससे क्या आएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मिला तो ये 2 4 हो जाएगा और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल आपके सिलेबस में है इरिवर्सिबल का। अब तो इरिवर्सिबल का टॉपिक तो हमारा यहाँ तक एंड हो गया, अब हमने रिवर्सिबल को पढ़ा। तो इरिवर्सिबल को थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी फिर समझा देता हूँ। इरिवर्सिबल देखो, रिएक्शन जो होते हैं ना, फिर समझ ले बेटा, रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज इरिवर्सिबल, वन इज रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होता है, यहाँ पे इरिवर्सिबल की डेफिनेशन ये वाली देख ले बेटा, ये जो मैं जूम कर रहा हूँ, कि a reaction in which products do not react to form original reactant is called irreversible under same condition, ये भी याद रखो, ठीक है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना है अपने लेफ्ट साइड पर, जो भी होगा वो दैट विल बी कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये जो आपको नजर आ रहा है ना बेटा, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज, ठीक है, ये अब रिएक्टेंट है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। थोड़ा सा गोल क्यों नहीं हो रहा, ये आपको जो नजर आ रहा है, ओहो, चलो खैर है, गोल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब बन गया, ठीक है। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है रिएक्टेंट, और राइट साइड पे जो नजर आ रहा है ये प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 5 पॉइंट से रट्टा लगा लो, याद रख लो। हाय हाय, अली अहमद जकी साहब फरमा रहे हैं क्या कि हमारा चैप्टर
लॉ ऑफ मास एक्शन से स्टार्ट नहीं होता। जी बेटा होता है, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन वहां पे कब समझाएंगे, जब लॉ ऑफ मास एक्शन पे पहुंचेंगे ना। अगला टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन ही आ रहा है, नो वरी, ठीक है, आएगा। हम लोग देखो एक चीज याद रखना, हम चैप्टर में कोई चीज छोड़ते नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज फर्स्ट करो, मैं आपको डायरेक्ट लॉ ऑफ मास सेक्शन पे आऊंगा ना, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ नहीं आएगी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि जब अभी हमारे पास टाइम बहुत है, बाद में हमारे पास टाइम ही नहीं होगा, ठीक है, ये बस याद रखना, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख ले कि सच रिएक्शन स्टॉप व्हेन लिमिटिंग रिएक्शन इज कंज्यूम। इरिवर्सिबल के बारे में ये 5 बातें याद होनी चाहिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन, देयर इज नो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। और फोर्थ, द रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन ओपन और क्लोज वेसल, ये भी याद रखना। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो हेड, और ये इसकी 2 एग्जांपल आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये दीज आर द टू। अब हम आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ आते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके ओरिजिनल रिएक्टर बना ले, तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि अ रिएक्शन इन विच ऐसे इसकी 3-4 डेफिनेशन है। A reaction in which products react together to form original reactant। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड। या एक और डेफिनेशन भी आपकी बुक में कहीं 9th में किसी टीचर ने शायद आपको बताई भी, दिस इज डेफिनेशन नंबर 1। सेकंड ये हो सकती है ना कि आप ये कर लें, क्या रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अ रिएक्शन which proceeds in both the directions, दोनों से उसमें भाग रहा हो, मसलन दैट इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या तो आगे जा रहा हो या बैकवर्ड जा रहा हो। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये इस तरह की रिएक्शन को वी कॉल इट इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल, ठीक है, चलो एग्जांपल समझ लेते हैं। आपके पास एक रिएक्शन फर्स्ट करो ए और बी है। अब हम जब एरो लगाएंगे वो हम डबल एरो, इसका मुंह इस साइड पर भी और इस साइड पर है, और सी प्लस डी है। ये जो लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहा है दीज ऑफ कोर्स रिएक्टेंट, और जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं दे आर ऑफ कोर्स प्रोडक्ट, ठीक है। फर्क ये समझ आ रहा है। अब इस तरह की एक जो एग्जांपल है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से इसके बारे में होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। चलो मैं बता देता हूँ। नंबर 1, इसमें क्या होगा कि डू नॉट गो टू कंप्लीशन। रिएक्शंस जो होते हैं ना, रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते। रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन, ऐसा रिएक्शन कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, हमेशा इनकम्प्लीट होता है। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, ये हमेशा क्लोज कंटेनर के अंदर होता है। क्लोज कंटेनर के अंदर ही रिएक्शन होगा, ओपन में हम नहीं कर सकते। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट निकलती है। जब आप इसको रिवर्स करवाएंगे तो हीट कहाँ से जाए लाओगे, और तो निकल जाएगी। इसलिए जब इसको आपने क्लोज कंटेनर में करोगे तो हीट आपको मिल सकती है, वरना अगर ओपन में करोगे तो ये निकल जाएगी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा। नंबर थर्ड पॉइंट इसका हम ये कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल में कहते हैं ना, इसका क्या होता है, इसको हम इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम स्टेट में कर सकते हैं, यानी वी कैन ब्रिंग इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम इसको ला सकते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम इसको ला सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। चले अभी क्या कैसे। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पॉइंट क्या कहता है, जाहिर बात इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डबल एरो।
सिंगल एरो से नहीं कर सकते, डबल एरो से करेंगे। इसकी एग्जाम्पल भी आपकी बुक में जो है वही हमने करना है, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैंने बड़ा आसान के बताया कि एक तो नाइट्रोजन है, हैबर प्रोसेस में H2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे बेटा बनता है अमोनिया। इधर 2 है तो इधर 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई बैलेंस करेंगे। इसमें आयरन कैटलिस्ट होता है, ठीक है, याद रखना। 450 टेम्परेचर होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये 3 चीज़ें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हैबर प्रोसेस भी कहते हैं, हैबर प्रोसेस, HABER, हैबर प्रोसेस, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत याद रखनी चाहिए आपको, जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन आना चाहिए तो ये रिएक्शन याद हो। सेकेंड रिएक्शन आपको कोई और बना लेते हैं, जैसे NO2 की बना लेते हैं, NO2, ठीक है। NO2 को जब भी करेंगे तो इससे क्या बनेगा, N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये हाइड्रोजीन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन है। इस तरह NO, एग्जाम्पल नंबर 3 की एग्जाम्पल है, N और Cl2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे क्या बनता है, इनसे बेटा बनता है NOCl, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको कहते हैं। बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आखिरी एग्जांपल इसकी है, वो कौन कौन सी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जब ये आपस में टूटता है तो इससे PCl3 अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से, ठीक है। और जब भी आप कोई एग्जांपल जब भी आप पुट करें ना तो कोशिश करें ना एक सिंपल एग्जांपल लिया करें। एग्जांपल मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। फर्स्ट करो आपके पास एक एग्जांपल है, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं किसी एक की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, पहले तो आप एक रिएक्शन ले लें, जनरल रिएक्शन ले लें। कौन कौन सा रिएक्शन, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रोजन गैस है, ये रिएक्टेंट है। जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, मोनोऑक्साइड भी ले सकते हैं लेकिन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, एक तो आपके पास वाटर बनेगा, एक आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये भी गैस में है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये आपके पास गैस में है और ये भी गैसीय स्टेट में। ये रिएक्शन हमने कर लिया। अगर हमने इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे बेटा, ग्राफ में हमेशा इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक ग्राफ बनाना है ऐसे, ठीक है। इसको एरो बेशक ऐसे और ऐसे दे दें, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ आपको रिप्रेजेंट करना है ये कंसंट्रेशन है, C फॉर कंसंट्रेशन, और यहाँ से यहाँ जो आप रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी द टाइम, T स्टैंड फॉर टाइम। अब आपको ये देखेंगे कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, 10, 20, 30, 40, और इस साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है बेटा। तो आपको पता है जो रिएक्टेंट होते हैं वक्त के तौर पे, देखो यहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहा है, ज्यादा होते हैं ना, तो ये आते 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 फिर ऐसे आके ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। एरो आप थोड़ा खूबसूरत सा बना लें, यहाँ से ये ऐसे ऐसे होते जाएगा। तो ये जो आ रहा है, ये जो एरो है ना, ये प्रोडक्ट का है, इसमें आपने H2O लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का। और ये जो एरो आपको नजर आ रहा है ये किस चीज का है बेटा, रिएक्टेंट का है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ CO2। यहाँ पे एक लेवल ऐसे आ जाता है जिसमें ये दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल सामने इक्वल हो जाती है, ठीक है बेटा। उसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, इसको हम E इक्विलिब्रियम, E स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम, यानी इस टाइम पे जो टाइम होगा वो TE यानी टाइम इक्विलिब्रियम टाइम उसको कहेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। एग्जांपल ये सिंपल सी एग्जांपल दिया करें। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं बेटा, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो फिर अगला टॉपिक हमारा लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है, हम उसको स्टार्ट दोबारा करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम भी खत्म होने वाला है, दोबारा स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। हेलो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। जी जी, नो सर, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा नो यस सर, क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, यस सारे सारे आइंस्टाइन बैठे हुए हो ना, सारे जो है ना अरिस्टोटल बैठे हुए हो ना,
माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो मुझे नजर आ रहा है कि सारे आइंस्टाइन हैं। ठीक, चले मैं 2-3 मिनट बाद आपके साथ दोबारा राब्ते में रहता हूँ। एक क्लास हमारी एक और है, 5 मिनट बाद हम दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, और दोबारा आ भी जाना। थैंक यू बेटा। ओके सर। लॉ ऑफ मैसेक्शन पढ़ेंगे।